अच्छा, यूजफुल कंसेप्ट में इसको डिस्कस कर, इसकी प्रॉपर्टीज देखी थी क्या हम लोगों ने? अच्छा, एक काम करते हैं हम, तो थोड़ा सा और आज उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस का एक शीट है पूरा, उसको कंप्लीट कर लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, और जिसने नहीं पढ़ा वो देख भी लेगा। तो लिख लो बेटा सब लोग उसको, ग्रेटेस्ट, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं का, इसका नोटेशन ये होता है x। इसका मीनिंग क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर हम पूछते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2 कितना होगा, तो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे कम होगा, तो वो क्या होगा? 1। ये कैसे देखते हैं? नंबर लाइन पे जो उसके पीछे पहला इंटीजर है वो हमारा कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जिसने बेटा नहीं पढ़ा है, शायद जो यूजफुल कंसेप्ट में नहीं थे, लोग आराम से ध्यान से देखोगे इसको। अगर हम पूछते हैं -1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो वो -1 नहीं होगा, वो -2 होगा। नंबर लाइन पे -1 और -2 के बीच में आएगा कहीं ये जो नंबर आएगा वो यहां पे आएगा -1.2। तो इसके लेफ्ट में, इसके पीछे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन, इससे पीछे, लेस देन मतलब उसके लेफ्ट में, तो उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर मिलेगा? -2। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, दैट इज 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो जब भी इंटीजर है अंदर, तब तो इटसेल्फ वो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। -2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2। अंदर इंटीजर है उसका, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंदर पॉजिटिव नंबर है 1.32, तो इसका आंसर क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर का? 1, बस, ये जो यहां पे लिखा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.8 क्या होगा? -4। इसके पीछे जो इंटीजर पड़ेगा। ठीक है बेटा, जिसको यहाँ पे नए लोग हैं, जिसको डाउट है इसमें, एक बार देख लो। निगेटिव नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है शुरुआत में। क्लियर है सबको? खास तौर से जो नए लोग हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा था ये पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर, उस इंटीजर के पीछे नंबर लाइन पे जो भी पहला इंटीजर पड़ रहा है वो हमारा कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमको याद रखना है। मतलब ये नंबर्स में चलेगा तब तक ठीक है, जैसे ही वो वेरिएबल में जाएगा तब फिर हमको थोड़ी सी दिक्कत होगी। सर -4 तो 3 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट क्यों बोलते हैं? देखो, अच्छा ये बताओ, हाँ 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम बोल रहे हैं 1, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इससे छोटा। अब इससे छोटे कितने होंगे? इससे छोटे कितने इंटीजर होंगे बताओ? 1.2 से छोटे? इनफाइनाइट होंगे। उसके लेफ्ट में जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे उससे छोटे हैं। उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? 1, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट। ठीक है, इससे छोटा चाहिए, लेकिन इससे छोटे तो इनफाइनाइट है ना, बहुत सारे हैं। 1 है, 0 है, -1 है, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? इसीलिए इसका नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब इसमें देख लो -3.8, उसके पीछे तो बहुत सारे इंटीजर होंगे, लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा? -4। ठीक है,
तो उसके बाद नेक्स्ट लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल एक्स। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गया कि ये हमेशा x या उससे कम होता है ना। वो तो डेफिनेशन वाइज है कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू x। सेकेंड प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i, ये i क्या है, इंटीजर, दिस इज इक्वल टू x प्लस i। ये भी यहां पे दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, i बिलोंग्स टू इंटीजर, लिख लेना i बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब अगर हम बोले कि 1.2 प्लस 1 इसका इंटीग्रल पार्ट लिखना है, जैसे सेम एज 1.2 का प्लस 1, देख सकते हो ये 2.2 है, उसका इंटीग्रल पार्ट 2 है। राइट में अगर 1.2 प्लस 1 करेंगे वो भी सॉरी इंटीग्रल 1.2 प्लस 1 वो भी 2 आएगा। तो अगर इंटीग्रल पार्ट के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्लस में ही हो, माइनस में होगा तब भी चलेगा। तुम ये भी बोल सकते हो कि x माइनस आई का इंटीग्रल पार्ट जो होगा दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस आई। आई ध्यान रखना, आई क्या है, आई इज इंटीजर। एग्जाम्पल भी ये जो लिखा है इसको चाहो तो लिख सकते हो आराम से। कॉपी बेटा कर लिया, इरेज कर दें, इरेज कर दें, कॉपी कर लिया, ओके ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रल ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस x, दिस विल बी। तो चलो इसको तुम एज अ क्वेश्चन अपनी कॉपी में कहीं ट्राई करो और हमको बताओ कि ये क्या होना चाहिए। एज अ क्वेश्चन सोच के देखो ना, जीरो होता तो हम पूछते ही क्यों, आराम से लिखो नंबर अपने आप दिखेगा दिमाग लगा के। ऐसे अगर जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में मालूम है सबसे मूर्खतापूर्ण गलती क्या होती है कि 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लोग 2 लिख देते हैं। क्यों, ये ग्रेटेस्ट है, मतलब उसके आगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन उससे छोटा होना चाहिए ना। अच्छा, जिसने आंसर 0 दिया था प्रेरणा, तो 0 बताओ कैसे दिया आंसर, और जिसने -1 दिया वो कैसे दिया है, दोनों आंसर बताओ हमको। जिसने आंसर 0 लिखा है वो भी एक्सप्लेन करो कहां से आ रहा है, और जिसने आंसर -1 लिखा है वो भी एक्सप्लेन करो कहां से आ रहा है। अच्छा -1 होगा, ओके ओके। सौरभ वर्मा बोल रहे हैं x इंटीजर तो 0 आएगा, सही बात है, और अगर x इंटीजर नहीं है तो वो -1 आएगा, ये सही आंसर है इसका। तो एक्चुअली इसमें ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है कि x कैसा है। देखो अगर x इंटीजर है सपोज, तो अगर तुमने x को 1 ले लिया, कुछ भी इंटीजर लो 1 ले लिया, तो 1 का इंटीग्रल पार्ट तो 1 आएगा, -1 का -1 आएगा, दोनों ऐड कर दोगे तो 0 आएगा। ठीक है, तुम कोई भी इंटीजर लोगे, कोई भी इंटीजर लोगे, इंटीग्रल पार्ट का तो वही आंसर आने वाला है। तो 1 का 1 या 2 जो भी, अगर तुम लिखो i
तो ये बनेगा i और ये बनेगा माइनस i, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 0। तो दिस विल बी 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अच्छा अगर x इंटीजर नहीं है तब बात कर लेते हैं। तो कोई नंबर लेके चेक कर लो, 1.2 ले लो, चलो अच्छा। तो 1.2 का इंटीग्रल पार्ट प्लस माइनस 1.2 का, तो ये तो 1 आएगा और ये आएगा -2, दिख रहा? तो ऐड करने पे क्या आएगा -1। तो ऐसा नहीं कि इस बार आया, हमेशा आएगा। तो कोई भी फ्रैक्शन नंबर लेके देख लो, तो क्या आएगा -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। या लिख लेना लैंग्वेज में कि इफ x इज नॉट इंटीजर। x अगर इंटीजर है तो उसका आंसर 0 है, x अगर इंटीजर नहीं है तो उसका आंसर -1 है। ओके, सबको क्लियर? रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको इतनी बात? ओके तो चलो एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो, आंसर बताओ क्या होगा उसका। चलो एक और प्रॉपर्टी इसमें लिख लो, फिफ्थ नंबर करके पहले फिर उसको करना। इफ इंटीग्रल x इक्वल टू n, इफ इंटीग्रल x इक्वल टू n, देन x पे क्या कमेंट करेंगे? x कहां से कहां होगा बोलो? x लेस देन, ग्रेटर देन, यहां पे क्या लिखना चाहिए बताओ? नंबर से रिलेट करके देखो, तुमको आंसर मिल जाएगा। कहीं पे एक जगह इक्वलिटी भी आएगी, ये होता है, ठीक, लिख लो। अगर इंटीग्रल x n है तो जो x होगा वो n से लेके n+1 तक होगा, n पे इक्वलिटी होती है। सोच के देख लो आराम से कोई भी नंबर, कि जैसे अगर इंटीग्रल x 1 है तो 1 कब तक आएगा? 1 कभी आ सकता है, 1.1 का, 1.2 का, कहां तक? 2 से जस्ट पहले तक। तो अगर इंटीग्रल x की वैल्यू n है, इसका मतलब x की वैल्यू n से लेके ओपन इंटरवल n+1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। बोलो बेटा, क्लियर है ये बात? तो मतलब बहुत ऑब्वियस सी चीज है ये, तो इसमें तो कुछ डाउट होने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन। अब इसी फॉर्म में लिखा रहने दो, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इफ इंटीग्रल ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ x। ये वाला ब्रैकेट यहां बंद हो गया, ये वाला ब्रैकेट यहां बंद हो गया।
इज इक्वल टू 3। चलो ये समझा ना क्या लिखा है क्वेश्चन में? एक पहले पूरा बाहर सबसे बड़ा इंटीग्रल पार्ट लगा दिया, उसके अंदर लिखा है x प्लस, उसके अंदर एक और ब्रैकेट है ये, उसके अंदर लिखा है x प्लस, फिर एक और इंटीग्रल पार्ट है। इसको सॉल्व करना है और x निकालना है बेसिकली हमको। 2 मिनट सोचो आराम से और इसका आंसर बताओ क्या होगा। सॉल्व करने की ट्राई करोगे? चलो ठीक है, अच्छा ट्राई कर लो। x बिलोंग्स टू 1 से 2, महक ने दिया है 1 से 2। चलो और लोगों को देखने दो क्या आंसर आता है। ओके, बाकी लोगों ने कर लिया अटेम्प्ट, सॉल्व करें फिर बताओ। कि चलो ठीक है, जितने लोगों ने ट्राई कर लिया आगे सॉल्व कर लेते हैं। देख लो, देखो क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, अभी हमने जो प्रॉपर्टी देखा था इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस आई, ये क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस आई ये होता है। तुम सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट पे ध्यान दो, ये जो है, ये जो x है इंटीग्रल x, दिस विल बी अ इंटीजर। ये जो लिखा है ये क्या होगा? एक इंटीजर होगा। और अगर ये इंटीजर है तो इस इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकल जाएगा। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x
प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, बाहर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 3। समझा सबको क्या बोला है? इस प्रॉपर्टी के यूज किए हैं कि इंटीजर जो है वो इंटीग्रल पार्ट के बाहर निकल सकता है। तो ये तो इंटीजर ही होगा ना, क्योंकि ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो जो भी आंसर आएगा एक्स है कुछ भी हो, दिस विल बी इंटीजर, तो ये इस वाले इंटीग्रल पार्ट के बाहर चला जाएगा। अब फिर से सेम लॉजिक लगा देंगे कि ये भी इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, तो ये दोनों भी इस ब्रैकेट के बाहर निकल जाएंगे। तो इसको बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा बेसिकली वो इक्वल टू 3। उसके बाद तो आसान है कि 3 इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 3, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 तक। ठीक है, बोलो चलो क्लियर सबको ये बात? तो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा इसके इसके ग्राफ के बारे में और डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग डोमेन की बात करते हैं, डोमेन और रेंज। कल इसको डिस्कस किया था, फिर से वही चीज आती है। डोमेन का मतलब ऑल दी पॉसिबल इनपुट्स। तो बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होगा? अगर हम बोल रहे हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रल x लिखा है, तो इसका डोमेन क्या होगा बताओ? डोमेन का मतलब तुम ये सोचो कि क्या कोई ऐसा x है जो इसमें नहीं डाल सकते हैं? ऑल दी पॉसिबल इनपुट, जो जो पॉसिबल इनपुट डाल सकते हैं वो सारा अपना डोमेन होता है। बताओ बेटा इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। सिंपल सी लॉजिक है कि इसमें कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर एक नंबर इसमें डाल सकते हैं, ये हमको प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा बताओ? रेंज का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स में डालेंगे नंबर इंटीजर्स होगा ना, क्योंकि तुम कुछ भी डालोगे आउटपुट क्या आने वाला है? इंटीजर। 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये तो आने वाला है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स विल बी रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, इस टाइप से ये इसका रेंज चलने वाला है। नहीं बेटा, 0 टू इंफिनिटी नहीं, तो समझ रहे हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? 0 टू इंफिनिटी मतलब 0 टू इंफिनिटी में 1.1 भी है क्या? 1.1 तुमको मिलेगा कभी यहाँ पे? तो 0 टू इंफिनिटी में 1.1 है, 1.3 है, सारे फ्रैक्शन नंबर भी हैं। क्या इसमें तुमको फ्रैक्शन मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो वो गलत लिखा है। वो जो इंटरवल का नोटेशन है ना, वो कंटिन्यूअस इंटरवल है। जब पॉइंट्स लिखने होते हैं तो हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं, सेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जब इसका डोमेन रेंज मालूम है तो इसका ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं और इनपुट और आउटपुट पे। चलो अच्छा, तो पहले हमको ये बताओ कि इफ x 0 से लेके
1 तक है। अगर x 0 से 1 तक है तो y या इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, बताओ बेटा। y क्या होगा, 0 दिख रहा है। ओके, इफ ये अपना क्या है x इनपुट, ये क्या होता है इनपुट, ये क्या होता है आउटपुट। मतलब इसमें अगर हम 0 से 1 तक कुछ भी डालेंगे तो हमको ये मिलेगा आउटपुट। और देखते हैं, अगर x हमारा 1 से 2 तक है इनपुट तो आउटपुट मिलने वाला है 1। इसी तरह अगर ऊपर जाओगे, इफ x अगर हमारा 0 के पीछे -1 तक है तो आउटपुट जो आएगा वो आएगा -1। इसी तरह ऊपर भी बढ़ते रहेंगे और यहां भी अगर बढ़े, x अगर 2 से लेके 3 के बीच में रहेगा तो आउटपुट जो आने वाला है वो 2। और ये सीरीज पूरा एंड तक इनफाइनाइटली कंटिन्यू रहेगा। तो ठीक है, इतना मालूम है तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा कुछ। ये बेटा लिख लिया डोमेन रेंज, इसको हटा दें, लिख लो बेटा, इसको हटा दें जल्दी से। ठीक है, ये अपना y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो y एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, आउटपुट रेंज। x एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, डोमेन। ओके, अब बात करते हैं इसका ग्राफ की। तो अगर x हमारा 0 से 1 में है, 0 से 1 में है, तो y क्या आएगा, 0। तो टेक्निकली तुम ये बोलना चाह रहे हो हमसे कि जब तक इनपुट 0 से 1 चलेगा आउटपुट विल बी सेम 0। तो उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखो हम लोग कि x तो यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं 0 से लेके 1 के जस्ट पहले तक। तो हम जो एरो बना रहे हैं, एरो का मतलब है इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो डॉट है उसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो देख लो, ये अपना x है 0 से 1, ये वाला क्या है 1 के जस्ट पहले तक। y क्या है 0, y मतलब x एक्सिस पे y 0 होता है। उसके बाद जैसे ही अपना x 1 हुआ तो जंप करके वैल्यू क्या हो गई 1। तो मतलब जैसे ही अपना x 1 हुआ तो वैल्यू हो गई 1। और कब तक रहेगा, बोलो कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, 2 से पहले तक। तो अगर तुम इसको पॉइंट में लिखोगे तो बोलो कौन कौन से पॉइंट आएंगे, 1, 1, 1.1, 1, ऐसे 2, 1 तक सारे जो जाने वाले हैं। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हैं 1, 1 मतलब जस्ट इसके ऊपर यहां पे इंक्लूडिंग 1 ऐसे चलेगा। यहां पे आएगा एरो, एरो कहां पे आएगा, जस्ट 2 पे। और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, देख लो, ये होगा 1। देखो ये एरो समझ में आया तुमको। सेकंड वाला एरो बोलो, समझा ना आपको। सोच लो आराम से, क्या हुआ है कि जब x 1 है तो y क्या है 1। तो पॉइंट क्या बनेगा, 1, 1 पॉइंट तुम ड्रॉ करना सीख चुके हो 10th में। मतलब x जैसे ही 1 है तो y 1, तो पॉइंट यहां बनेगा। x 1.1 है तब भी 1, मतलब 1 से 2 तक x कुछ भी है तो y क्या है 1। दिख रहा, x हमारा 1 से 2 तक चल रहा है लेकिन y अभी भी क्या है 1। ऐसे ही हम लोग बोलेंगे जब x 2 से 3 है तो मतलब x 2 से 3 है। एक और लोग ऊपर बढ़ जाएंगे ऐसे। एरो मतलब क्या, उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे आते हैं थोड़ा नीचे। जब हम लोग -1 से 0 मतलब यहां पे है, x अगर -1 से 0 में है तो कितना हाइट लेना है, -1। मतलब ऐसा कुछ बनेगा कि ऐसा कुछ बनेगा, देख लो। ठीक है, और पीछे जाओगे तो फिर ऐसे ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा -2, -3 ऐसे ही। तो ये जो एरोज दिख रहे हैं ना, ये अपना ग्राफ है बेसिकली। इसका y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का।
तुम देख सकते हो अगर इस ग्राफ को तुम ऐसे चिपकाओगे, ऐसे पिचकाओगे, पूरा फ्लैट करोगे, तो पूरा एक्स एक्सिस तुमको मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये 0 से 1 दे देगा, ये वाला चिपक जाएगा नीचे 1 से 2। तो डोमेन में तो सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम ऐसे फ्लैट में पिचकाओगे ना, तो ये वाला पिचक के तुमको ये वाला पॉइंट देगा, ये वाला पिचक के ये वाला पॉइंट देगा। तो सिर्फ क्या मिलने वाले, वो पॉइंट्स मिलेंगे हमको। और कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे? सिर्फ 0 1, उसके बीच का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो उसका रेंज क्या है? वो जो पॉइंट्स बन रहे हैं, तो 0 +, -1 +, -2। दिस इज द ग्राफ ऑफ y = इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। मतलब सिर्फ एक एरो नहीं, ये ग्राफ है पूरा। किसी को भी डाउट है बेटा पूछ लो आराम से। डोमेन रेंज और ग्राफ कैसे बना है इसका? ठीक है, अच्छी बात है। इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, पहले और चीजें पढ़ लें इसमें। ग्रेट, ये पढ़ लिया, फ्रैक्शनल पार्ट भी पढ़ लें और लीस्ट इंटीजर भी पढ़ लें, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें। तो ये हो गया अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, जितना नॉलेज हमको चाहिए था मिल गया काफी। अब हम लोग बात कर लेते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट। लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ऐसे दिखाते हैं इस वाले ब्रैकेट से, एंड दिस इज डिफाइंड एज एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ये इसका डेफिनेशन ही समझो बस केवल, कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का यही डेफिनेशन है। ये एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 कितना होगा? 1.2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2, और ये होगा 1, तो 1.2 - 1 क्या आ जाएगा? 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ नेगेटिव में अगर 1.2 लिखा है तब देखते हैं क्या होगा। तो ये हो जाएगा -1.2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -1.2। तो दिस विल बी -1.2 माइनस, ये कितना होगा? -2, तो ये हो जाएगा +2, तो +2 और -1.2 0.8। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर कोई बोले कि 3 कितना होगा, तो 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 3, ये तो 3 होगा, दिस विल बी 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट में एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं होगा। इनफैक्ट 1 से हमेशा कम रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। 0 फ्रैक्शनल पार्ट किसका होगा? इंटीजर्स का। मतलब बहुत फील वाला पार्ट भी है, क्योंकि इंटीजर है तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है नहीं, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0। अब प्रॉब्लम इसमें देखो अक्सर यहीं पे होती है किसी को नेगेटिव वाले में। यहां पे तो दिख रहा है कि अगर 1.2 लिखा है तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये 0.2 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, क्योंकि वो फ्रैक्शन है। अब नेगेटिव में यहां पर लोग गलती कर देते हैं कई बार कि तुम बोल दोगे कि -1 इंटीग्रल पार्ट है, नहीं, लेकिन वही तुम गलती कर दी, क्योंकि -1 तो इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं ना इसका। इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? -2। -1.2 का इंटीग्रल पार्ट कितना है? -2। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.8, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे तो नंबर मिलना चाहिए ना, फ्रैक्शन और इंटीजर को मिला के ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव वाले केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। ओके, चलो बेटा, क्लियर है सबको इतनी बात?
ठीक है, तो अच्छा इसका ये, और सारे इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? जीरो। अब इसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि सारे इंटीग्रल पार्ट से क्या होता है, वो जीरो होता है। ये चाहो तो तुम पूछ लिख सकते हो कि ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। बोलो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? हाँ सोच के फिर से, जीरो और वन होगा ना। देखो अगर इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो जीरो आएगा। क्यों? कुछ भी रहा इंटीजर, वन और माइनस वन दोनों का ही फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? जीरो, तो सम भी आएगा जीरो। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है, सपोज 1.2 मान ये वाला केस ले लो, तो इसका एक का आएगा 0.2, एक का आएगा 0.8, दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा? 1। तो दिस विल बी आइदर जीरो और वन। लिख लेना, जीरो और वन। जीरो कब है? इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये वन कब है? इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, बात करते हैं डोमेन रेंज की। बोलो डोमेन बेटा इसका क्या होगा? डोमेन, तो डोमेन जब भी देख रहे हैं मतलब ऑल दी पॉसिबल इनपुट, तो देख लो क्या क्या इनपुट डाल सकते हैं। इसमें तो दिख रहा है सब कुछ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो कर ही नहीं रहा है इसमें। जीरो से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। इसका रेंज बताओ बेटा क्या होगा? 0 to 1 होगा ना, इंक्लूडिंग जीरो एक्सक्लूडिंग वन। क्लोज इंटरवल जीरो से ओपन इंटरवल, क्योंकि जीरो कब होगा? जब वो इंटीजर है, और फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी वन नहीं हो सकता। तुम कुछ भी नंबर सोच के देखो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट वन हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम 0.999 उस टाइप से जाएगा। जैसे 1.999 लिखा है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.999 उस टाइप से। वो कभी भी वन नहीं होगा, वन से तो हमेशा कम रहने वाला है। तो रेंज जो रहेगा इसका वो 0 से 1। तो इसका एक बात दिख रहा है हमको कि इसका जो भी ग्राफ बनेगा ना, जो भी ग्राफ बनेगा वो 0 से 1 में ही बनना चाहिए। दिख रहा है? क्योंकि वाई एक्सेस सिर्फ उतना ही कवर करेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए ग्राफ, उसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलो इसका भी ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो थोड़ा सा उसके पहले लिख लेते हैं कि एक्स वैक्स देख लेते हैं कि अगर एक्स 0 से लेके 1 तक है, तो हम लोग ग्राफ किसका बनाना चाहते हैं? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर x 0 से 1 तक है तो बोलो बेटा y कितना होगा? जल्दी बोलो y कितना होगा? बोलो बोलो। अरे r 0 से 1 तक है, r कहां से जाएगा? r तो ऑल रियल नंबर्स है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, तुम लोग इसका नंबर से रिलेट कर रहे हो, है ना? दिमाग में तुम्हारे वो नंबर वाला फीलिंग बैठ गया है ना। वो भी जो, ये भी गलत है 0 से 1। सुनो, तुम जो दे रहे हो बिल्कुल टोटली गलत बोल रहे हो, तुम उसका डेफिनेशन भूल गए हो। यहां पे जाओ, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो क्या बोलोगे? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या होता है? x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ये होता है। अगर x 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट कितना होगा? 0। बोलो, अगर x 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 0। तो दिस विल बी y इज इक्वल टू x। अगर x 0 से 1 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? x। तो बेसिकली है क्या? देखो
कि हमारा इनपुट अगर 0 से 1 में है तो आउटपुट क्या आ गया, इनपुट ही आ गया, क्योंकि इनपुट क्या था x। जैसे अगर तुमने डाला यहां पे 0.5 डाला तो आउटपुट भी क्या आएगा 0.5। समझा, आराम से सोच लो, इसमें x इनपुट था, x ही आ गया आउटपुट। अब बताओ अगर x 1 से 2 में है तो आउटपुट क्या आएगा, y क्या आएगा, y मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आएगा, बोलो बोलो। लिखा किसी ने, अरे ये आएगा x -1। नहीं बेटा, 1 कहां से, 1 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है ना ये तो चीज। जब x 1 से 2 में है, फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना आएगा 1। ये क्या हो जाएगा x -1। आपको ये मत बोलो सर इस x का, वो तो x ही रहेगा ना, वो तो वेरिएबल है। समझा कि जब x 0 से 1 से 2 में है तो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल पार्ट कितना है, ये है 1, तो y = x -1 होगा। मतलब है क्या कि अगर तुम 1 से 2 के बीच से कोई नंबर लेते हो तो फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए उस नंबर को उस नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे 1 से 2 के बीच में 1.2 था तो तुमने क्या किया है बताओ, 1.2 से 1 तो सब्ट्रैक्ट किया था, तभी फ्रैक्शनल पार्ट मिला है। बोलो हाँ ठीक है, दोबारा बता रहे हैं। ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका डेफिनेशन है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अगर x 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट या y किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल। अगर x 1 से 2 में है तो ये हो जाएगा 1, तो y क्या हो जाएगा x -1। इसी तरह बोल सकते हैं अगर x हमारा 2 से 3 में है तो कितना लिखेंगे बोलो y, x -2 दिख रहा है हमको तो, ठीक है। और अगर थोड़ा पीछे जाते हैं, अगर y हमारा 0 से लेके -1 में है, सॉरी y नहीं x, अगर x हमारा 0 से -1 में है तो y या इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना बोलेंगे बोलो, x +1 दिख रहा है हमको, होगा, क्योंकि उस समय इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा -1, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा +1। ओके ठीक है। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ मतलब तुमको पढ़ना 11th में कंपलसरी नहीं था, लेकिन ठीक है बता देते हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं तो। देख लो ग्राफ इसका, डोमेन क्या है R, ठीक है, रेंज है 0 से 1। तो एक काम करो, पहले एक एक करके ड्रॉ करते हैं। अच्छा y = x होता क्या है, ये जानते हो क्या होता है, y = x क्या है, बोलो y = x क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्लास 10th में सीखे थे ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े थे, ड्रॉ किए होगे सब लोग। तो एक्चुअली वो क्या लिखा है, x - y = 0 लिखा है ना, वो क्या होता है, एक लाइन होता है। इसी तरह ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, सारे लाइन है, ये सारे लाइन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये लाइन कब तक वैलिड है, सिर्फ x 0 से 1 में, उसके बाद ये लाइन वैलिड नहीं है। ये वाला लाइन कब तक वैलिड है 1 से 2 में, ये वाला लाइन कब वैलिड है 2 से 3 में। इस तरीके का सिस्टम चलने वाला है। अब देखो हम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है, लेकिन तब भी तुम लोग चाहो तो ये लाइन बना सकते हो। जैसे इसमें पॉइंट्स कौन से होंगे, 0 0 1 1 2 2 सारे पॉइंट इसमें होंगे, किसी भी 2 पॉइंट से मिला के लाइन बना सकते हो। इसमें कौन से पॉइंट होंगे,
अगर x को डालोगे 1 तो y आएगा 0, तो 1,0 होगा, और अगर x को डाल दोगे 0 तो y मिल जाएगा -1, तो 0,-1 होगा। ऐसे दो दो पॉइंट निकाल के तुम सारे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो उतना पॉइंट सारे नहीं लिख रहे हैं हम, लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं सीधे। देखो जो y = x लाइन होता है वो ये होता है ऐसे। अभी इसमें हमने कुछ किया नहीं है, ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ किया है। इसी तरह y = x -1 जो लाइन होगा वो ये होगा, इसके पैरेलल लाइन होगा ऐसे, ये होगा x + 2 सॉरी x -2, ये वाला होगा x -3। इसके पीछे जाएंगे, ये वाला होगा x + 1, पीछे जाओगे तो ये थोड़ा गड़बड़ा गया है, इसको सही कर देते हैं। ये वाला है x, ये y = x, ये y = x -1, ये y = x कहते सबकी, ये है y = x, ये है y = x -1, ये है y = x -2, ये है y = x -3। पीछे जाओगे तो ये है y = x + 1, ये है y = x + 2। ये सारी लाइंस हैं, ये 0 है, ये 0.1 है, ये 2 है, ये 0.3 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, अब तुम चेक कर सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट वाइज क्या आएगा, 1,0 आएगा। ये वाला आएगा -1, ये आएगा -2। ठीक है, ये आएगा 1, ये आएगा 2। देखो इस लाइन पे 0,0 है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। इस लाइन पे पॉइंट 1,0 है, देख लो, डालो x को 1, y 0 मिल रहा है। पर टॉप से तो एरो आएगा। अभी बेटा एरो की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी तुमने सिर्फ लाइंस बनाई हैं। अभी तो कब कब वैलिड है वो हम लोग देखेंगे अभी। जैसे अगर तुम बोल रहे हो y = x लाइन, ये कब कब वैलिड है, सिर्फ 0 से 1, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। तो 0 से 1 मतलब कौन सा रीजन है, ये वाला 0 से 1, ये वाला रीजन है। इस रीजन में लाइन कौन सी वैलिड है, y = x। तो 0 से 1 सिर्फ इतने इनपुट में, सिर्फ इतने इनपुट में ये लाइन वैलिड है, और 1 को नहीं लेना है, मतलब 1 पे एरो लगा दिया ये। तो इसके ऊपर यहां से स्टार्ट करेंगे 0 से। ये जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से कहां तक जाएगी, बस 1। ये लाइन y = x है, लेकिन इसका सिर्फ इतना पार्ट कैसे, ये इनपुट है, ये आउटपुट है बस। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है ना वो सारा हटा देंगे, क्योंकि वो अलाउड नहीं है हमको। तो तुम चाहो तो ऐसे पूरा इरेज कर सकते हो। ठीक है, इसके यहां भी और इसके यहां भी, ये भी हट जाएगा। ठीक है, दूसरी लाइन x -1, ये वाली लाइन है x -1, ये कब वैलिड है, 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में। देखिए तो 1 से 2 के बीच का इतना पार्ट है, और 2 पे एरो लगा दो। उसके आगे की लाइन भी जरूरत नहीं है, इसके पीछे की लाइन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। ये बन गया। इसी तरह इसमें सिर्फ इतना पार्ट होगा ऐसा। इसी तरह पीछे भी जाएगा। ये क्या देख लो, ये लाइन कौन सा था, ये लाइन है x + 1, ये -1 से 0 में, सिर्फ -1 से 0 में, सिर्फ -1 से 0 इनपुट में इस लाइन को लेना है। इसके भी ऊपर का पार्ट, तो बेसिकली वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ऊपर वाला सारा गायब हो जाएगा। सब फालतू का आ गया है। इस वाले में भी अगर और आगे बढ़ाना है तो यहां तक जाएगा।
ठीक है, इसको यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएंगी सारी लाइंस। सिर्फ ये जो एरोज दिख रहे हैं बस ये बचेंगे, मतलब अब ये खत्म नहीं हुए एरो, ये पूरे इनफाइनाइट तक ऐसे एरो, ऐसे वो खड़े रहेंगे एरो। तो देख लो ये कभी भी 1 तक नहीं पहुंच पा रहा है ग्राफ, यहां से शुरू हुआ 1 की हाइट तक गया फिर नीचे आ गया, ऐसे ऐसे चल रहा है वो। अभी तो देखो इस ग्राफ को अगर तो पूरा ऐसे फ्लैट चिपका भी दोगे ना तो 0 से लेके 1 तक ही मिलने वाला है जो रेंज है हमको। तो ये इसका एरो टाइप का ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो मिसाइल जैसा बन गया, इससे मिसाइल शूट करते हैं उस टाइप से। देख लो आराम से समझ लो, इस ग्राफ में कुछ भी दिक्कत है थोड़ा सा तो भी पूछ लो। तुम नहीं बना पाओ वो अलग बात है, लेकिन अभी समझ में आना चाहिए क्या क्या है। हर एक लाइन अगर तुम चाहो तो हर एक लाइन का एक क्वेश्चन तुमको मालूम है बेटा, ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू एक्स, ये लाइन कौन सी है x-1, ये लाइन कौन सी है x-2, ये y इक्वल टू x-3, ये y इक्वल टू x+1। ये आगे पढ़ोगे तो बहुत आसान सी लाइन होती है, मतलब एक ओरली तुम आराम से ड्रॉ कर लोगे उसको, बहुत आसान सी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं वो। सर अगर कोई ग्राफ 1 के ऊपर जाएगा तो गलत होगा इन केस ऑफ, जाएगा नहीं ना बेटा, 1 के ऊपर कैसे जाएगा, ग्राफ तो यही है इसका। अगर कोई ग्राफ का मतलब क्या है, यही ग्राफ है, दूसरा कोई ग्राफ नहीं होगा। अगर तुम बना दोगे तो ऑब्वियसली गलत है ना। ये जो एरो है इसका हाइट 1, ये जो ऐसा कुछ चल रहा है, यहां से चढ़ा 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 1 तक पहुंचा, मतलब 0.99999 तक पहुंचा होगा, फिर उसके बाद नीचे गिर गया। देखो कैसे, जैसे सोचो जब x 0 था तो फ्रैक्शनल पार्ट 0, x 0.5 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, ठीक है, x 0.9 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट 0.9, x 0.9999 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट 0.999, x 1 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट वापस से 0, फिर x 1.1 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, x 1.5 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट 1.5, x फिर जैसे ही 1.9999 हुआ फ्रैक्शनल पार्ट क्या 0.999, लेकिन जैसे ही x2 हुआ तो फ्रैक्शनल पार्ट फिर से क्या हो गया 0। ऐसे ही मतलब ये हर बार ऐसा चल रहा है बस, इसलिए नीचे हमने सब में डॉट लिया है और ऊपर सब में क्या लगा दिया, एरो। चलो एक और बस होता है इसमें, वो तुम लोगों को पहले नहीं बताया था हमने, तो आज उसको डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज लीस्ट इंटीजर, दैट इज लीस्ट इंटीजर। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है ना, ऐसे ही होता है लीस्ट इंटीजर। तुम्हारा टाइम बचा है ना अभी शायद, चलो बेटा टाइम तुम्हारा कितना बचा है, 5 मिनट बचा शायद। थोड़ा सा लिख लेते हैं, ग्राफ इसका कल कर लेंगे, ठीक है। लिख लो लीस्ट इंटीजर, लीस्ट, इसका मतलब समझ लो क्या होता है बस। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था कि उसके पीछे सबसे बड़ा इंटीजर, लीस्ट इंटीजर क्या होता है उसके आगे सबसे छोटा इंटीजर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, लीस्ट इंटीजर, इस वाले ब्रैकेट से डिनोट करते हैं लीस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इस ध्यान रखो इसका मतलब क्या है, दिस इज लीस्ट इंटीजर, दिस लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और इक्वल टू एक्स। सबसे छोटा लीस्ट मतलब सबसे छोटा इंटीजर एक्स या उससे बड़ा। तो लीस्ट इंटीजर 1.2, ये क्या होगा बोलो, लीस्ट इंटीजर 1.2 क्या होगा 2,
उसके आगे जाना है। पहले हम लोग कहां पे जा रहे थे? लेफ्ट में, पीछे जा रहे थे। अब हमको आगे जो भी पहला इंटीजर मिलेगा वो हमारा लीस्ट इंटीजर है। लीस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 बोलो कितना होगा? लीस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 -1, इसका क्या मिलेगा? -1। लीस्ट इंटीजर ऑफ 1 कितना होगा? ये 1 ही होगा, ठीक है। लीस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या होगा? 0 होगा। इंटीग्रल के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लीस्ट इंटीजर। अब देखो इसका में, इसमें अगर कभी भी तुमको इस ब्रैकेट का मतलब लीस्ट इंटीजर समझ नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होगा। अगर क्वेश्चन जेई में पूछा गया है तो वहां पे लिखेगा वो कि दिस मींस लीस्ट इंटीजर, क्योंकि ये बहुत कॉमन ब्रैकेट है। तो जो उसका कॉमन मीनिंग है वही रहेगा हमेशा। अगर एग्जाम में वो ये लीस्ट इंटीजर पूछना चाहता है तो वो लिखेगा कि दिस ब्रैकेट मींस लीस्ट इंटीजर, और वो सिर्फ उस क्वेश्चन तक ही रहेगा, बस उसके बाद खत्म हो जाएगा उसका मतलब। तो अगर वो कभी लीस्ट इंटीजर की बात करेगा तो क्वेश्चन में लिख के देगा कि हाँ इसका मतलब ये है। इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर भी एग्जाम में लिखा होता है कि हाँ दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके चलो ठीक है, अच्छा फिर इतना ही करते हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज कल देखेंगे और ग्राफ भी इसका कल देखेंगे। तो इसका एक और शीट है जो है वो हम भेज देंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन शायद इसमें भी दिए हुए हैं, लेकिन इसका अलग से एक प्रॉपर शीट है, तो उसको भी हम लोग ग्रुप में डाल देंगे आज, ठीक है। चलो